नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में 7th चैप्टर जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसे आरंभ कर रहे हैं। आज इस चैप्टर के अंदर दो कविताएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक कविता का नाम है अभी ना होगा मेरा अंत, और जो दूसरी कविता है जिसका नाम है मातृ वंदना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हम लोगों को क्वेश्चन तैयार करना है, वो हर बार मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को कहता हूँ कि हमें जो जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय है, वो क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की जो दिक्कत है वो हमें एग्जाम में नहीं आए। क्योंकि जब हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन आना ही है, एक कवि का परिचय पूछा ही जाएगा, तो क्यों ना हम लोग उस परिचय को पहले ही याद कर लें। अब ये जो कोर्स आपका चल रहा है, ये न्यू कोर्स जो 2020-21 की जो परीक्षा आपकी बोर्ड की एग्जाम की होने वाली है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसे जो भी बातें समझाई जाए उसको सीखते हुए चलें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये हिंदी साहित्य के अंदर जो छायावादी युग हुआ है, छायावादी काव्य धारा हुई है, उसके एक प्रमुख कवि के रूप में ये हमारे सामने आते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म कब हुआ, तो 1896 में 1896 ईस्वी में हुआ। और कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल के अंदर महिषादल, पश्चिम बंगाल के अंदर महिषादल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें कि भाई ये मूल रूप में कहां से थे, तो ये मूल रूप में जो है गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। लेकिन वहां जन्म कैसे हुआ? तो महिषादल में जो निराला जी है, उनके पिताजी की क्या थी? नौकरी थी, वहां नौकरी करते थे, और इसी की वजह से वहां उनकी पोस्टिंग थी, नियुक्ति थी एक तरह से, और वो वहां पर गए हुए थे। इनके जीवन के अंदर अगर देखा जाए निराला जी के, तो इनका जीवन हमेशा दुख और संघर्षों से भरा रहा। क्योंकि जब ये 3 साल के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया, और जब ये युवा अवस्था में आए तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इनका पूरा जीवन संघर्षों में रहा। ये जो साहित्यिक रचनाएं करते थे, इनको भी, इसमें भी इनको जो है संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, जो मोटी मोटी बातें होती हैं वो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि भाई जन्म कब हुआ है? 1896 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, महिषादल नामक स्थान पर हुआ है। मूल रूप में ये कहाँ के निवासी हैं? गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और इन्होंने औपचारिक रूप से, नियमित रूप से कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करी है? तो जो हाई स्कूल है वहाँ तक इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है। बाकी इन्होंने अंग्रेजी का, हिंदी का और बांग्ला भाषा जो है, इन भाषाओं का इन्होंने खुद अध्ययन करके और इनका ज्ञान अर्जित किया है। इनके जीवन पर जो रामकृष्ण परमहंस जी, जो विवेकानंद जी के गुरु हैं, विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस के दोनों के विचार जो हैं, इनके ऊपर बहुत गहरे से पड़े थे। इनके जीवन में सारी बातें जो है उनके प्रभाव से है, और इसी तरह इन्होंने अपना जो कार्य है, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनका लेखन कार्य करा। तो इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर सब चीज़ें नोट कर रहा हूँ, और आप उसे अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। तो देखिए, हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं? छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावादी काव्य धारा में जो 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभ का मतलब, जैसे जयशंकर प्रसाद आपने पढ़ा, पिछला जो चैप्टर था प्रभो कविता, वो भी छायावादी युग के कवि हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये भी छायावादी युग के कवि हैं। और महादेवी वर्मा जो है, वो भी छायावादी युग की कवयित्री है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिसादल, पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था। निराला जी मूल रूप से गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक प्राप्त की। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी एवं बंगला भाषा का ज्ञान अर्जित किया। तीन वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया तथा युवा अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनका पारिवारिक जीवन दुख एवं संघर्षों में व्यतीत हुआ। इनका साहित्यिक जीवन भी संघर्षों में व्यतीत हुआ। इन पर रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद जी के विचारों का विशेष प्रभाव रहा है। इनका निधन सन
1961 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए यहाँ ये छोटा सा परिचय है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा क्लिष्ट या कठिन नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आप सीधे तौर पर इस चीज़ को याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था। निराला जी मूल रूप में गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक प्राप्त की और स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी एवं बांग्ला भाषा का ज्ञान अर्जित किया। 3 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया और युवावस्था में पिताजी का देहांत हो गया। इनका पारिवारिक जीवन दुख और संघर्षों में व्यतीत हुआ। इनका साहित्यिक जीवन भी संघर्षों से भरा पड़ा था। इन पर रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद जी के विचारों का विशेष प्रभाव रहा है। इनका निधन सन 1961 ईस्वी में हुआ था। तो ये इनका परिचय है जिसे आप लोग याद करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं इनके प्रमुख रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये जो निराला जी हैं इन्होंने कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखी है। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं जैसे परिमल है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं। तो मैं यहाँ इनकी रचनाओं का नाम लिख देता हूँ। निराला जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। अनामिका, ठीक, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, आदि। इन्होंने उपन्यास, निबंध, कहानी व आलोचना आदि भी लिखे हैं। इनका साहित्यिक जीवन ऊपर लिख दिया अपन ने संघर्षों में। इन्होंने समाज के अंदर एक तरह से ये 2 तरह के जो काव्य धाराएं हुई जैसे छायावाद और प्रगतिवाद, प्रगतिशील, उन दोनों के मध्य बिंदु के रूप में है कि इन्होंने आरंभ में जो है छायावाद और प्रगतिशील दोनों तरह से इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू करी है। तो देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इसके कविता परिचय की बात करेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, और दूसरी कविता है मातृवंदना। तो अभी ना होगा मेरा अंत, इसके अंदर जो युवावस्था है उसका वर्णन किया गया है कि यौवन काल में हमें जीवन में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और कभी भी हाथ पर हाथ रखकर हमें नहीं बैठना चाहिए। जीवन में हमेशा कर्म करना चाहिए। इस जीवन काल की सबसे जो स्वर्णिम अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था या युवावस्था होती है, जिसमें मनुष्य में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, शक्ति और उत्साह होता है। वह अपने जीवन पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी आया है मृदुल बसंत। अभी तो ये मधुर
सुंदर बसंत ऋतु रूपी ये यौवन काल अभी आया ही है। अभी इस जीवन का अंत कैसे हो जाएगा? अभी इस जीवन से निराश और हताश कैसे हो जाएंगे? भाई जैसे बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति के अंदर एक बदलाव हो जाता है। प्रकृति नए नए पत्तों से सुसज्जित हो जाती है, हरियाली हर जगह व्याप्त दिखाई देती है और प्रकृति का जो सौंदर्य है वो कितना अद्भुत होता है। उसी तरह जीवन में जब यौवन काल आता है, युवा अवस्था आती है, तो जीवन भी कितना सुंदर और कितना आनंदित होता है। तो इस यौवन काल में, इस युवा अवस्था में व्यक्ति को कभी हताश, निराश, दुखी नहीं होना चाहिए और अपने काम में, अपने कर्म में निरंतर लगे रहना चाहिए और हमेशा उत्साहित होकर अपनी जो जिजीविषा है, जीवन शक्ति है, उसे हमें बनाकर रखना चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो कविता का जो परिचय है उसे भी थोड़ा सा नोट करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में और सीखने में किसी तरह की परेशानी ना आए। तो मैं यहाँ इसे मिटा देता हूँ, फिर हम लोग इन कविताओं का थोड़ा थोड़ा परिचय समझते हुए और इसकी हिंदी अनुवाद जो है हम लोग पढ़ेंगे। दो कविताएं हैं, दोनों के अंदर किस तरह से आप देखते हैं कि एक यहाँ जो अभी ना होगा मेरा अंत, ये एक ऐसी कविता है जहाँ प्रकृति के माध्यम से चीज़ें समझा रहे हैं ये, यानी हमें अपने जीवन के अंदर जो युवा अवस्था है उसका महत्व समझाने के लिए कविता लिख रहे हैं। और जीवन में कभी निराश हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में आपकी स्थिति सही नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन कभी हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, हमेशा मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। एक न एक दिन आपका जो वक्त है, समय है, ज़रूर परिवर्तित होगा, उसमें बदलाव ज़रूर होगा। इसलिए अपनी जो जीवन शक्ति है, अपने जीवन का जो उत्साह है, उसे कभी कम नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा भी हमें यहाँ इस कविता से मिलने वाली है। तो इस चैप्टर को शुरू करें तो मैं थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो अभी सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, 7वां चैप्टर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो परिचय भी मैंने आपके सामने बता ही दिया, एक थोड़ा सा इसमें बुक में देख लीजिए। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला जी जो हैं, निराला उपनाम से प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में, जिसे महिषादल भी बोलते हैं, मेदिनीपुर ज़िला जो है उसी के अंदर महिषादल नामक एक स्थान है। बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में महिषादल नामक स्थान पर हुआ है। औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई है। उसके बाद इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की अवस्था में माताजी का देहांत हो गया और युवा अवस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी भी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे। अंत में पुत्री, इनकी जो बेटी है जिसका नाम है सरोज, उनकी भी मृत्यु ने निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता नहीं करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना उन्होंने बेहतर समझा। कविता के साथ उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं को लिखने वाले निराला जी मूल रूप से कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, जैसे मानव की पीड़ा, परतंत्रता, गुलामी के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज इनकी कविताओं में सुनाई देती है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं अभी आप लोग देख चुके हो, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर 2 कविताएं हैं। कवि निराला जी की ये जो कविता है, कभी अभी ना होगा मेरा अंत, जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए
और हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। ही जो जीवन है ये पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर हमेशा एक उत्साह होना चाहिए, हमेशा कुछ नया कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि शरीर वृद्ध होता है, हृदय कभी वृद्ध नहीं होता है। आप जीवन की किसी भी अवस्था में अपने जीवन को आप अपने सफल बना सकते हो, कामयाबी दिला सकते हो, लेकिन अंतरात्मा से आप उसके लिए प्रयास करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जीवन के एक मोड़ पर व्यक्ति जो है बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उनका जीवन दुख में हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जो जीवंतता है उसको प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में, इस जीवन रूपी वन में, ये रूपक अलंकार के रूप में कविता है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला जी का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वे कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, कि मेरे जीवन में अभी अभी एक मधुर यौवन, एक मधुर युवावस्था मेरे जीवन में आई है। इस जीवन का अंत अभी नहीं होगा। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए ना होकर, बल्कि जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यानी कि जो यौवन काल है वो एक ऐसा समय है जब हमें अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने चाहिए, बल्कि जीवन में कुछ करने का जुनून होना चाहिए। यह कविता निराला जी के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है, परिपूर्ण है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य बिल्कुल अनुपम है। दूसरी कविता है इसमें मातृवंदना। कविता में निराला जी का जो राष्ट्र प्रेम है वो मुखरित हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि अपने जीवन रूपी मार्ग के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान करके उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई है एक अद्भुत कविता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो पहली कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो जीवन की एक अवस्था है, यौवन अवस्था, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगर इसके मूल भाव की हम बात करें कि अभी ना होगा मेरा अंत, इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो जीवन के प्रति आशा और उल्लास का स्वर व्यक्त हुआ है। जीवन में युवा अवस्था आने पर हृदय में मादकता और उल्लास का संचार उसी प्रकार होने लगता है जैसे बसंत ऋतु आने पर समस्त प्रकृति में नवीनता आ जाती है। पेड़ पौधे, पत्ते, पुष्प सभी जगह व्याप्त हो जाती है, सारा परिवेश एक सुंदर स्वरूप बन जाता है। अतः कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है कि जीवन में युवा अवस्था रूपी बसंत के आगमन से हृदयगत जो उल्लास उत्साह निरंतर बढ़ रहा है, जीने की प्रबल लालसा बढ़ रही है, इसमें गतिशीलता भी बढ़ रही है, अब जीवन में ठहराव जरा भी नहीं है, तो इसका अंत भी अभी नहीं हो पाएगा। वैसे भी जीवन में अभी अभी युवा अवस्था का आगमन हुआ है, तो इसे भोगने का तथा कुछ कर दिखाने का अवसर मिला है। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय कुछ कर्म सौंदर्य बढ़ाने का मौका मिला है। ये जीवन कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए है। इसमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराश होकर के अपने जीवन को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आशा और उत्साह रखना जरूरी है। इसलिए जीवन के प्रति आशावादी बनने और अपने कर्म को करते रहने के लिए जीवन शक्ति होनी आवश्यक है। यही इस कविता का जो है एक मूल भाव है, एक मूल संवेदना है। तो आपको अच्छे समझ में बैठ रही होगी बच्चों। अब मैं आपके सामने यहाँ इस कविता की जो व्याख्या है, अनुवाद है, वो मैं आपको करता हुआ चलता हूँ। तो देखिए, अभी हम लोग फर्स्ट नंबर पर पढ़ रहे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत।
ये कविता है, इसे हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। तो देखिए बच्चों, ये पहला पैराग्राफ आपके सामने आ रहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी युवा अवस्था के बारे में कह रहे हैं कि देखिए, एक तो कठिन शब्द यहाँ ध्यान रखेंगे, मृदुल यानी कि मधुर, बसंत ऋतु रूपी जीवन। इस वन रूपी यानी संसार रूपी जो वन है, इसमें बसंत ऋतु रूपी मेरी जो युवा अवस्था है वो अभी आई है, तो अभी इसका अंत नहीं होगा। इसमें कवि ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। अगर हम बात करें तो इस पद के अंदर जीवन के प्रति जो उत्साह है, आशा है, उसका एक स्वर व्यक्त किया है। और कवि निराला जी कहते हैं मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में एक मनोरम, एक सुंदर बसंत ऋतु रूपी जो युवा अवस्था आई है, अभी तो ये मेरे जीवन का एक प्रथम चरण है और एक लंबी आयु, एक लंबा जीवन शेष है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। यहाँ कवि बसंत ऋतु रूपी जीवन की बात कर रहा है। रूपक अलंकार जो होता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो आप कहेंगे कि इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन के प्रति आशा उत्साह का जो स्वर है वो व्यक्त किया है और कहते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था का आगमन हुआ है और मेरी एक लंबी आयु अभी बाकी है, इसलिए मेरे जीवन का जो अंत है वो अभी नहीं है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो पाया है। अब देखिए आगे क्या लिखता है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। वाह, क्या लिखता है सूर्यकांत जी। देखिए, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते, डालियां कलियां, कोमल गात, गात मतलब शरीर, गात मतलब शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोरम मनोहर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, हरे हरे ये गात डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे पत्ते, डालियां, डाली मतलब डाली, कलियां मतलब कली होती हैं, कोमल गात मतलब शरीर। इसमें कवि ने बसंत के रूपक के द्वारा अपनी जीवन शक्ति का जो भाव है वो व्यक्त किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था का आगमन हुआ है। जैसे बसंत ऋतु के आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा ही है, अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ ही है।
अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से, मैं ही अपने मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से, कर मतलब हाथ, मृदुल मतलब कोमल, मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूंगा। अब मेरे जीवन में या बसंत रूपी जीवन में मनोहर सुंदर नया प्रभात आया है, एक नया प्रत्ययकाल लगा है, जगह एक प्रत्यूष, प्रत्यूष का मतलब प्रातःकाल, मनोहर मन को हरने वाला एक सुंदर प्रातःकाल यहाँ आया है। तो देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं इसको बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाता हुआ चल रहा हूँ कि अभी यहाँ जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो यहाँ पर अपने जीवन की तुलना, एक तरह से तुलना क्या अगर रूपक के रूप में लिखी है कि जिस तरह बसंत ऋतु के आगमन से सारी प्रकृति में जो डालियाँ हैं वो कोमल कोमल कलियों से खिल जाती हैं, उसी तरह जीवन में जब यौवन काल आता है तो शरीर के अंदर भी नए नए भाव खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर और मैं ही अपने जो मधुर कर हाथों से मैं इन अलसाई हुई इन निद्रित कलियों के ऊपर अपना हाथ फेरूंगा, अर्थात इस जीवन के अंदर जो एक जगह, एक प्रत्युष मनोहर, एक नया सवेरा मेरे जीवन में आया है, मैं उस जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब आ रहा है कि कवि यहाँ पर अपनी जीवन शक्ति का वर्णन कर रहा है। दोबारा सुन लीजिए, कवि यहाँ कह रहा है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में एक वसंत ऋतु का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। ये हरे हरे पत्ते, ये हरियाली जो इस समय छाई हुई है, अभी बसंत आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा ही है, अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का एक सुंदर विकास अभी तो हुआ ही है। अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में वसंत रूपी जीवन में एक मनोहर, एक सुंदर नया प्रभात आया है, एक नया सवेरा मेरे जीवन में आया है। अब पुष्प पुष्प से तंद्रासत तंद्रालस, आगे सुनिए, ये जो पंक्तियां हैं इसके आगे भी लिखते चलते हैं। पुष्प पुष्प से यानी कि फूल फूल से, पुष्प पुष्प, एक जैसे दो शब्द आते हैं, दोनों के अर्थ समान होते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, अलसाई हुई, लालसा, खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब सुनिए यहाँ पर कि यहाँ पुष्प पुष्प से, अब मेरे जीवन में इस समय डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, जो लालसा है वो मैं खींच लूँगा, अपने नव जीवन का जो अमृत है
वो सहर्ष खुशी के साथ मैं सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जीवन वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात कवि यहाँ इस बात को कहते हैं कि इस समय डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं, अध खिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त हैं, आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूँगा और अपने नव जीवन के अमृत से, अर्थात अपने जीवन के नए उत्साह से, अपनी कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूँगा। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूं। जिस प्रकार बसंत आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा और इस तरह आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि जो कवि है अपने जीवन के बारे में यहाँ वर्णन करता हुआ चल रहा है। तो देखिए अभी इस वीडियो के अंदर केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या के अंदर कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, तो एक बार ये पूरी कविता एक बार पढ़ लेते हैं। इसका लास्ट का जो पॉइंट है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो सेकंड कविता है जिसका नाम है मातृवंदना, उसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उनकी व्याख्या का पैटर्न भी सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।